हेलो फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस क्लास है उसमें हम लोगों ने सीखा कि सेट किसे कहते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी बातें जो है हम लोग हम लोग प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सेशन में सीखा था हम लोगों ने। और जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है वो लोग जो है, जो पहला वीडियो लेक्चर जो मैंने दिया था, तो उस लेक्चर का मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मेरा सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट है। पहले सीखने की कोशिश करेंगे कि सेट किसको किसको कहते हैं, किसको किसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें प्रैक्टिस सेट में देखिए, पहला है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेना है हमको, विषम संख्या लेना है, ठीक है। विषम संख्या लेना है, और विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या लेना है जो कि 10 से छोटा हो। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑड है तो ऑड 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 9। ये मेरा विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, इतनी है। तो ये देखिए, ये हमको चेक करना है कि सेट है कि नहीं, इसको आपको बताना है। तो आप बताइए इसको सेट है कि नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सेट होगा। क्यों सेट है? क्योंकि जितने मतलब पर्सन टू पर्सन ये वैरी नहीं करेगा, मतलब जिससे भी पूछेंगे तो यही सेट बनेगा, यानी कि यही एकमात्र सेट बन सकता है, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर में। तो ये सेट है। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग, द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी नदियाँ हैं उनका नाम लिखना है। तो इंडिया में जो गिने चुने जो नदी हैं तो उनका नाम आप लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई इंडिया के नदी का नाम पूछा जाए तो कहीं और का नदी का नाम बता रहे हैं, उस सेट में आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये द रिवर्स ऑफ इंडिया भी हमारा क्या है, सेट है, क्योंकि ये सारे लोग जो है इसी का नाम लेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया के रिवर्स है उनका नाम लेंगे, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, तो ये सब सारे इंडिया के रिवर्स है, ठीक है। फिर है द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। वोवेल्स तो AEIOU वही होता है, जिनसे भी पूछेगा इसी का ऐसे ही सेट बनाएंगे। तो ये भी हमारा सेट है, इसको भी सेट कहेंगे क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला है। फिर है स्मार्ट पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ स्मार्ट पीपल ऑफ इंडिया, इसका सेट अगर किसी को बनाने के लिए कहेंगे तो वो कैसे बनाएगा? तो ये जो है, आपको क्या लगता है कि सब लोग एक तरह का सेट बनाएंगे? नहीं। स्मार्ट तो किसी के कोई किसी को भी कह सकता है स्मार्ट, किसी के मुताबिक कोई और स्मार्ट होगा। तो स्मार्ट जो एक ऐसा शब्द है ना, जो कि आपको किसी कोई डिफिनीशन इसका नहीं है। किसी को आप स्मार्ट कह सकते हैं, आपके हिसाब से स्मार्ट कह सकते हैं, सब आदमी उसको स्मार्ट नहीं कहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं, तो ये आपका सेट नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है। दूसरा है बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, या बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम। अगर इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, तो बेस्ट यहाँ लगा हुआ, देखिए ये स्मार्ट लगा हुआ है। जिस तरह अगर ये तरह का आपको एक कीवर्ड दिया जा रहा है, एक तरह से एक वर्ड दिया जा रहा है, जिससे आप समझ जाइए कि वो सेट है कि नहीं। अब जैसे स्मार्ट है, ठीक है, बेस्ट है, इस तरह का जहाँ भी आपको शब्द मिले, वर्ड मिले, तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि वो सेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला बात यहाँ कही जा रही है। स्मार्ट कहा जा रहा है पहली बार में, फिर बेस्ट कहा जा रहा है दूसरी बार में। बेस्ट किसके लिए? मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। तो ये क्या होगा, इस तरह का, ये दोनों मेरा सेट नहीं है। तो इनमें आपने देख लिया कौन कौन सेट हो सकता है, जो हर एक आदमी के लिए बदलता रहे वो जो है सेट नहीं होगा, लेकिन जो हर एक आदमी के लिए सेम हो वो सेट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको अगर समझ में आए तो आप आगे चलते हैं। फिर दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सेट में कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही ख़ास होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं, और जो कि आपको समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से सेट को लिखना पड़ेगा और सेट को समझना पड़ेगा आपको। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ख़ास बातें हैं सेट के बारे में। अब क्या क्या ख़ास बातें हैं? पहला पॉइंट जो है, देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डज नॉट मैटर। सेट अगर लिख रहे हैं तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है सेट का, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। किसी सेट को लिखने में उसके अवयव के क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी सेट अगर लिखते हैं तो उसके जो अवयव हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स हैं,
ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये सब सारे मेंबर्स हो गए। तो वो जो है उतने इम्पॉर्टेंट नहीं, उसकी सजावट इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 1 2 3 लिखे या 3 2 1 लिखे, दोनों अगर इस तरह का है तो सेट सेम ही कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, एग्जांपल ए है, लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। मैंने सेट ए लिखा 1 2 3 4 5 और सेट बी लिखा 2 4 5 1 3। ये यहाँ पर देखिए एलिमेंट सेम है। एलिमेंट कैसे सेम है, देखिए 1 यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब अवयव तो सेम है, एलिमेंट्स तो सेम है। इसका मतलब जब एलिमेंट सेम है, जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है, लेकिन सजावट अलग अलग है, तो सेट दूसरा नहीं होगा, सेट एक ही कहलाएगा। यानी कि सेट ए और बी दोनों सेम सेट है, अलग अलग सेट नहीं चला जाए, मतलब उसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी किसी भी सेट को लिखने में उसके क्रम जो है ज़रूरी नहीं होते, क्रम में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों। ये बातें बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, कहीं पर 2 4 5 1 3 लिख देगा और बोलेगा कि हाँ ये 2 सेट है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो आप कहेंगे कि नहीं ये 2 सेट नहीं है, पहले ही वहीं पर आप काट दीजिएगा कि ये 2 सेट है नहीं, एक्चुअली ये है एक ही सेट, क्योंकि एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इक्वल सेट भी कहते हैं, इसको आगे पढ़ाएंगे। तो इक्वल सेट यानी ए और बी बोथ आर इक्वल सेट। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। लोगों ने जो उसमें एलिमेंट लिखा है वो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दोहराया नहीं जाना चाहिए। यानी कि एक अवयव का एक अलग आइडेंटिटी होता है, एक एलिमेंट का एक अलग आइडेंटिटी होता है। वो अगर 1 लिखे हैं किसी सेट में तो फिर 1 और नहीं लिखेंगे, 2 लिखे हैं तो 2 और नहीं लिखा हुआ है, होना चाहिए ऐसा। तो यही बोल रहा है इसमें कि एक सेट में एक एलिमेंट, एक तरह का एलिमेंट एक ही रहेगा, ठीक है ना। एक तरह का एलिमेंट एक सेट में एक ही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। जैसे कि किसी भी सेट को लिखने में उसके अवयव दोहराए यानी कि रिपीट नहीं किए जा सकते। ये मैंने इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए एक सेट है जिसमें कि मेरे पास जो एलिमेंट है 1 1 2 3 4 4। तो ये एक सेट लिखने की कोशिश किया गया है जिसमें कि एलिमेंट दोहराए गए हैं। देखिए ये 2 एलिमेंट दोहरा दिए गए हैं, कौन कौन, 1 1 और 4 4। तो इसको लिखने का जो तरीका है उसको आप ऐसे लिखिएगा, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा 1 2 और 3 और 4। ये एक सेट हो गया, ठीक है ना। तो और अगर कहीं पर इस तरह के सवाल में कहीं पर लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप क्या बोलेगा कि ये सेट, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है लिखने का, ये सही तरीका है। यानी कि एक एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, उसको एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो है सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल जो एक वर्ड है उसका हमको सेट बनाना है, उसके लेटर्स का सेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे वो देखिए, यहाँ पर जो रिपीट जो हो रहा है वो देख रहे हैं ओ रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार ओ है। तो हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे ए जिसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं यानी कि इसके जो लेटर्स हैं उसको लिखेंगे S C H O L, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा था उसको मैंने एक ही लिखा, तो ये मेरा एक्चुअल में सेट है, ठीक है ना। अब डबल ओ इसमें नहीं डाल सकते, मतलब लेटर्स रिपीट नहीं होगा, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आप पूछेंगे कि यहाँ पर जो है आपने जो है सेट के अंदर में कैपिटल लेटर में लिखा है, जबकि कैपिटल लेटर से तो डिनोट करते हैं, यहाँ देखिए। तो हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स में तो उसको आप एलिमेंट में रख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए कि आपको इसमें लिखना है कैपिटल में, तब आप लिख सकते हैं, लेकिन और कहीं जगह पे आप यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको क्या सीखना है, सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर स्पेशल सेट्स। कुछ स्पेशल सेट्स है। ये स्पेशल सेट होता क्या है,
दोस्तों स्पेशल सेट मतलब कि सेट जो आप लिखते हैं तो उसमें ए बी सी डी कुछ नोटेशन डालते हैं कि सेट ए सेट बी। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं मैथ्स में जो आपको जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सब स्पेशल सेट में कहा जाता है। सारी संख्या का एक सेट बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, तो सब के इसको क्या कहते हैं, एक ग्रुप है, ये सब भी तो ग्रुप है, तो ये सब को क्या कहेंगे हम लोग, सेट कहेंगे। तो कुछ प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइन क्या हुआ सेट का नोटेशन है, मतलब कैसे लिखते हैं सेट को किससे डिनोट करते हैं, वो पहले से डिफाइन है, मतलब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर लिख देगा n तो आपको समझ जाना होगा कि वो नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्या का सेट है। जैसे अब यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या का सेट है और उसको किससे डिनोट करते हैं, n से। अगर कहीं पर लिखा होगा n तो उसको आप समझिएगा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये पहले से डिफाइंड है। और नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है, 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है। फिर जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या अगर लिखें तो इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर, W से डिनोट होता है। W अगर लिख दिया जाए कहीं पर तो आप समझ जाइए कि वो सेट है होल नंबर का। तो ये सब प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, स्टैंडर्ड है ये सब। तो यहाँ देखिए सेट ऑफ होल नंबर, अब कहाँ स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी। फिर है पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग Z और I यानी कि इंटीजर, इंग्लिश में अगर बोले तो इंटीजर कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर होता है, ठीक है। इस तरफ भी अनंत की ओर जाता है, इस तरफ भी अनंत की ओर जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर Z से डिनोट होगा और या तो I से, ये दोनों देखिएगा यहाँ पर Z भी है और I भी है, दोनों चीज़ अब यूज़ कर सकते हैं कोई भी। कहीं पर किसी किताब में Z लिखा रहेगा, कहीं पर I लिखा रहेगा। फिर हमारे पास है दोस्तों परिमेय संख्या Q, हम लोग डिनोट करेंगे Q से। ये क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है क्या है कि ऐसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हो। अब PQ बिलोंग्स टू Z, यानी PQ क्या है, तो PQ है Z क्या है, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर है, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अगर सेट बनाएंगे हम तो इसको किससे डिनोट करेंगे, Q से। तो Q कहीं लिखा रहेगा तो आप क्या समझिएगा कि वो रेशनल नंबर का सेट है। फिर आगे आते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ये सबसे बड़ा सेट होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा सेट यही होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारी संख्या आ जाती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर किससे डिनोट होगा, R से। स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं आपको। और ये कैसे लिखते हैं, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर क्या लिखेंगे, X वेयर X इज ए रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देंगे तो रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा नोटेशन है, आपको हिंदी इधर लिखा हुआ है, ये नोटेशन है आपका, ये इंग्लिश इधर लिखा हुआ है, और क्या क्या उसमें ग्रुप में आएगा वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। दोस्तों अगर पीछे क्लियर हो गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंबल्स की तरफ। तो सेट में जो है कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमेशा यूज़ होते रहेंगे। पहला सिंबल तो ये है, ये इस तरह से ई जैसा लग रहा है, ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन ये घुमा हुआ रहेगा इस तरह से, सी और बीच में ऐसे काट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये क्या है, तो ये एक सिंबल है, ठीक है। और इसको एक्चुअली ये ग्रीक लेटर है ये। और इसको जो ग्रीक लेटर में ग्रीक में पढ़ा जाता है उसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। और इसका मतलब जो होता है सेट में वो होता है बिलोंग्स टू, मतलब इस सेट में जो पढ़ेंगे उसको, इसका मतलब सेट में जो होगा वो होगा बिलोंग्स टू, यानी कि सदस्य है, ठीक है। बिलोंग्स टू किसी सेट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा और क्लियर होगा, अभी पहले ये समझ जाइए कि इसका मतलब हो गया या तो बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं इसको, या इज़ एन एलिमेंट ऑफ पढ़ सकते हैं, या इज़ ए मेंबर ऑफ पढ़ सकते हैं। ये तीनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो एप्सिलॉन कहा जाता है इसको, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। फिर ये है, ये मतलब इस तरह से नोटेशन डाला जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। काटने पे इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू, इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ, या इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इस में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये बिलोंग्स टू होगा, ये डज नॉट बिलोंग टू, मतलब सदस्य है, सदस्य नहीं है,
ठीक है, ये दोनों हमेशा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। और क्या चीज़ का सेट है ये? दिस इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब इसमें ये देख सकते हैं कि इन सबों को आप क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट्स है, AEIOU, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन पढ़ा है अभी, जस्ट बिलोंग्स टू पढ़ा है, उसका यूज़ कहाँ पे होगा? देखिए, अब जैसे हमको लिखना है, मतलब कि एप्सिलॉन का जो यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है किसी सेट का जो डिनोट करने का तरीका है, जो डिनोट करते हैं, ठीक है। और उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, उस दोनों के बीच में जो ताल्लुक़ पैदा करता है, दोनों के बीच में जो एक संबंध बनाता है, उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन ही जो है वो संबंध बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे देखिए, अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें, इसमें और इसमें कोई संबंध बनाना चाहेंगे, तो उसको हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू A। अब ये समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि A मेरा एलिमेंट है और A मेरा सेट है। तो A बिलोंग्स टू सेट A, ये लिख सकते हैं। और E बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। और I बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहते हैं हम M बिलोंग्स टू सेट A, सही है? गलत है। M जो है एलिमेंट, वो A में है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे? M डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। मतलब ये ताल्लुक़ पैदा कर रहा है, एक संबंध पैदा कर रहा है कि A, मतलब जो सेट का नोटेशन होता है, सेट जिसमें सेट का जो नाम है, नाम एक तरह से कह सकते हैं इसको, नाम है, और सेट में जो है ऑलरेडी जो है एलिमेंट्स, उस दोनों के बीच में संबंध बनाता है कौन? एप्सिलॉन। या तो बोलेगा है या तो नहीं है। है के लिए एप्सिलॉन है और नहीं के लिए एप्सिलॉन लेकर के काट दें। तो A बिलोंग्स टू A, E बिलोंग्स टू A, I बिलोंग्स टू A और M डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर हो गया इसका यूज़? दोस्तों अगर हिंदी में बोला जाए तो A अवयव है सेट A का, E अवयव है सेट A का, I अवयव है सेट A का, ठीक है। या A सदस्य है सेट A का, E सदस्य है सेट A का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। A इज इक्वल टू, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 टोटल एलिमेंट्स हैं। अब आपको यहाँ पर मैंने 3 जो है इसका सेट दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जिसमें कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो है नोटेशन या कौन सा सिंबल यूज़ होगा, यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ होगा। तो पहले वाले में आप करके दिखाइए कि कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। आपको ये वाला यूज़ करना है, या तो एप्सिलॉन यूज़ करना है या तो इस तरह का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यूज़ करके दिखाइए इसमें कि कौन सा होगा। अगर आप समझ गए होंगे तो इसको कर लीजिएगा। दोस्तों आपको इसमें और इसको सेलेक्ट करके इसमें भरना है, ठीक है, कौन सा किस में यूज़ होगा। तो ये दोनों सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले वाले में क्या होगा, और कमेंट्स करके आप लिखिए, इसमें कमेंट्स करके बताइए कि इसमें जो है कौन सा सिंबल भरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले वाले में क्या, 5 पहले देखिएगा इसमें है कि नहीं। हाँ है। तो इसमें क्या डालेंगे हम लोग? इसमें हम डालेंगे ये एप्सिलॉन डालेंगे, यानी कि 5 बिलोंग्स टू A। दूसरे नंबर में क्या डालेंगे? 3 सदस्य है, हाँ है, इसका मतलब इसको डाला जाएगा। फिर चौथे नंबर में 10 बिलोंग करता है A को, नहीं करता, तो क्या करेंगे? बहुत ईजी है दोस्तों। तो इस तरीके का सवाल भी है आपका NCERT में, वो भी बनवाएंगे अभी। तो ये प्रैक्टिस सेट में आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों पीछे सारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब आते हैं हम लोग सेट के बारे में जान गए हैं, सेट कैसे लिखा जाता है वो जान गए हैं, सेट को उससे उसके मेंबर के द्वारा कैसे संबंध बनाया जाता है वो भी जान गए हैं। अब हम लोग जाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का निरूपण, सेट कितने तरीके से निरूपित किया जा सकता है, कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स,
तो दोस्तों जब भी ये बात आएगी तो आप कहेंगे कि सेट दो तरीके से लिखा जाता है। पहला कौन है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जिसको हिंदी में कहेंगे सारणीबद्ध रूप। और दूसरा है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म दो है, समुच्चय निर्माण रूप। तो सेट को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो है वो बहुत इजी है, जैसे अभी तक लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखेंगे, यानी कि उसमें एलिमेंट्स लिखेंगे, कोई सेट लिखेंगे उसमें एलिमेंट्स डाल देंगे हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उस तरीके को कहेंगे रोस्टर फॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने लिखा था कि सेट AEIOU, ये पूरा सेट है, ठीक है। अब इस सेट में एलिमेंट्स हैं, तो इस तरीके से जो लिख रहे हैं हम लोग, ये जो तरीका है लिखने का, अभी तक जो लिखते आ रहे थे वो तरीका को क्या कहेंगे हम लोग, रोस्टर फॉर्म। ये मेरा है रोस्टर फॉर्म। तो एलिमेंट्स के रूप में लिखना, एलिमेंट्स के रूप में उसको लिखते हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स को लिख देना है, उसको कहेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म। अगले में जाते हैं हम लोग सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। थोड़ा सा भारी ये होता है, ये तो बहुत ईजी है। भारी इन द सेंस कि उसमें कुछ लिखना पड़ता है, प्रॉपर्टी के रूप में लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, एक सेट बी ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कि एक सेट बना रहे हैं, और सेट जो बना रहे हैं जो उसमें एलिमेंट है वो एक्स है, और एक्स क्या है, तो एक्स को डिफाइन किया है कि वोवेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो वोवेल है। कहेंगे इसमें सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखें तो AEIOU ही आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी के रूप में लिखा जा रहा है, इसमें एलिमेंट के रूप में लिखा जा रहा है। रोस्टर फॉर्म को एलिमेंट्स के रूप में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को उसके प्रॉपर्टी या गुण धर्मों के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों इसमें जो जानने वाली बात है कि दोनों चीज़ क्यों यूज़ किया गया, इसको ये जब था ही तो ये क्यों यूज़ किया गया है। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारी संख्या ऐसी है, बहुत सारे जो सेट ऐसे होते हैं जिसमें जो अवयवों की संख्या है वो कंटिन्यूस लिखते जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब बहुत लंबा है तो उसको हम लिख तो नहीं पाएंगे, कितना लिख पाएंगे उसको, तो लिख नहीं पाएंगे। अब जैसे 5 था तो 5 हमने लिख दिया। अब बहुत लंबा कुछ सेट लिखना है, जैसे लिख रहे हैं हम लोग कि इंग्लिश लेटर, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसके लेटर्स लिखें। अब ABCD पूरा लिखना पड़ेगा, अगर रोस्टर में लिख रहे हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा A to Z। लेकिन वही है कि अगर सेट बिल्डर में लिख रहे हैं तो उसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये बोल सकते हैं, तो हो जाएगा, एक लाइन में मेरा काम हो गया। और यहाँ कितना बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसके कुछ लिमिटेशंस थे, इस वजह से हम लोगों ने सेट बिल्डर भी याद किया गया, सेट बिल्डर को भी लाया गया पिक्चर में। और इसमें लिखना आसान है, ठीक है, इसमें अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा चूँकि लिखना पड़ता है, इसमें इंग्लिश वर्ड लिखना पड़ता है, इस वजह से किसी किसी को टफ भी लगता है। तो खैर ठीक है, दोनों का अपना अपना रूल है, ठीक है, अपना अपना रेगुलेशन है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर आप कमेंट्स करके पूछिएगा। दोस्तों कभी कभी जो सवाल जो आता है आपके NCERT में, जो 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो उसका एक एक एग्जाम्पल जो हम ले लेके आपको बताते चले जा रहे हैं, ताकि उसमें आपको आसानी हो, एक्सरसाइज करने में आपको आसानी मिले। तो इसमें क्या है कि देखिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक रोस्टर फॉर्म में मेरा सेट दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ था 1 4 9 16 25। अब कभी कभी बोलेगा कि रोस्टर में दिए हैं, इसको हम सेट बिल्डर में लाना चाहते हैं। तो सेट बिल्डर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है, उसमें लाने के लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा ये है क्या। तो यहाँ पर देखिए 1 4 9 16 25 पैटर्न पता चल रहा है कि सबका स्क्वायर है। तो कैसा लग रहा है, ये 1 का स्क्वायर लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, 4 का स्क्वायर इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो 1 2 3 है तो ये कहाँ आता है, नेचुरल नंबर में आता है। तो अगर कोई संख्या ले लें n, जिसका मान 1 कभी रखें, कभी 2 रखें, कभी 3 रखें, इस तरह से चलता जाए, तो और उस पर स्क्वायर चढ़ा दें, तो इसका मतलब ये संख्या हमको मिल जाएगी। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, जहाँ की n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो वही मैंने लिखा सेट बिल्डर में, अगर लिखना चाहें तो a = n स्क्वायर, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर ये n तो ये है, और ये वाला n क्या है, नेचुरल नंबर का n है।
प्राकृत संख्या, क्योंकि ये प्राकृत संख्या में जा रही थी, इस वजह से प्राकृत संख्या ले लिया। तो रोस्टर से सेट बिल्डर में तब्दील करने का ये तरीका है, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल आएगा, जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लेकर के आपको दिखाया। दोस्तों अगला जो क्लास होगा वो उसमें हम जो है एक्सरसाइज 1.1 ठीक है, सेट्स का ही 1.1 पूरा करवाने की कोशिश करेंगे कि पूरा हम जो है पूरा करेंगे सम 1 बाय 1 सारा चीज़ को समझ करके, क्योंकि अब तक में जो आप लोगों ने पढ़ा उससे इतना तो क्लियर हो गया होगा कि 1.1 पूरी तरह से बन जाए। अगर 1.1 पूरी तरह से बन जा रहा है इसका मतलब है कि आपको सेट पूरी तरह से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। अब तक में जो मैंने पढ़ाया, तो सेट में हम लोगों ने जो सीखा, सेट के बारे में सीखा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट में क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा, सेट और उसके मेंबर्स को कैसे जो है उन दोनों के बीच में जो है संबंध कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, संबंध कैसे बनाया जा सकता है, सेट और उसके अवयव के बीच में किस सिंबल से नोटेट, मतलब कि किस सिंबल से हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेट कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको, फिर एग्जांपल भी ले लिया। अब जो है एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ आता है। तो वो जो करेंगे हम लोग NCERT से करेंगे, फुल्ली NCERT रहेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 अगले वीडियो में आप देखिएगा। और जिन लोगों ने ये इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर जो था सेट का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।